बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यू बुक, उसका पार्ट 25 करने जा रहे हैं हम। और अहम तरीन पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट। इसमें 30 एलिमेंट्स जो हैं स्टार्टिंग के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे हम। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। बेहद अहम तरीन लेक्चर है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इसका एंड में करने जा रहा हूँ अभी। इसमें एक सेल्फ असेसमेंट है, पहले उसको देख लें। पिछले 2 पार्ट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसके अंदर हमने जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो देख लिया। इसके अलावा हमने जो है वो ऑफ बोआ प्रिंसिपल वो देख लिया, N+L विस-वेसर रूल वो देख लिया, और हुंड्स रूल वो देख लिया। चारों रूल जो हैं उनको हम पिछले 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और उनके असरात भी देख चुके हैं कि उनके असरात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या पड़ते हैं। तो वो दोनों पार्ट आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। सेल्फ असेसमेंट जो अभी पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट है। ओवरऑल ये इस चैप्टर का 25वां पार्ट है। ये रही आपकी बुक, PDF खोल लीजिए या बुक खोल लीजिए। ये पेज नंबर 44 पे मौजूद है। सेल्फ असेसमेंट कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। आइडेंटिफाई the orbital of higher energy in the following pairs. ये पेयर दिए गए हैं, ठीक है भाई। और आपसे बोला जा रहा है कि बता दीजिए 4 पेयर हैं ये, ठीक है। पहला पेयर जो ऑर्बिटल है वो 4s और 3d है, 4s एंड 3d ये बोला जा रहा है। दूसरा जो पेयर है हमारे पास 4f एंड 6p है, 4f एंड 6p। तीसरा पेयर है 5p एंड 6s, 5p एंड 6s। और छठा जो पेयर है वो है 4s एंड 3d, 4s एंड 3d, ठीक है भाई। सवाल बड़ा आसान सा है। वो बोल रहा है इसमें से पहचानिए कौन सा ऑर्बिटल है इन पेयर्स के अंदर से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये बताइए आप, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं। यहाँ पर आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो कौन से रूल की पड़ेगी? वो ऑफ बोआ प्रिंसिपल की पड़ेगी। ऑफ बोआ प्रिंसिपल एक डायग्राम बनाता है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें S S S S S आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया करें। फिर 2 पे लें आप, 2 3 4 5 6 7, साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सॉरी, डी आएगा अभी, पी 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 पी। उसके बाद तीसरे पे हम जाएंगे तो 3 4 5 6 7, इसमें डी आएगा, डी 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 डी। और चौथे पे हम आएंगे तो एफ आएगा, 4f 4f 4f, ठीक है भाई। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। उसके बाद 5s 5p 5d
4F, ये आगे चलता रहता है लेकिन हम इतना ही चलाएंगे। फिर क्रॉस डायगोनल लाइंस, पिछली वीडियो में बताया जा चुका है आपको ये सारा प्रोसेस। इस तरह से क्रॉस करेंगे और यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर ये क्रॉस में डायगोनल करेंगे, 8S तक ले जाएं भले आप, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। 4F से फिर ये बनेगा। अब इसको आपको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। अब इससे पता लग जाएगा आपको कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। पहले जो आएगा उसकी एनर्जी कम है और बाद में जो आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो है वो आगे बढ़ रहा है इस तरह से, तो एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात आपको? 1S 2S 2P 3S 3P, 3S और 3P की अगर हम इस तरह से चेक करेंगे तो 2P से ज़्यादा एनर्जी 3S की है, 3P से ज़्यादा एनर्जी 4S की है, 3D से ज़्यादा एनर्जी 4P की है, 4P से ज़्यादा एनर्जी 5S की है। तो वो यही आपसे बोल रहा है, आइडेंटिफाई, पहचानिए द ऑर्बिटल को ऑफ हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है। तो 4S को पहले इसमें लोकेट कर लें। 4S किस जगह पे आ रहा है? इस जगह पे आ रहा है, ये रहा। और 3D को लोकेट कर लेंगे। 3D किस में आ रहा है? ये आ रहा, ये रहा 3D। और 4S कहाँ गया? ये रहा 4S। तो अब आप ज़रा यूँ चलें, 1 2 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। तो पहले कौन आ गया? 4S आ गया। बाद में कौन आ गया? 3D आ गया। तो जो बाद में आया है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जो पहले आया है उसकी एनर्जी कम है। तो 3D जो है वो 3D हैज़ हायर एनर्जी देन 4S। समझ में आ रही है बात आपको? 1S 2S 2P 3P 4S और उसके बाद 3D आ रहा है। तो 3D जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और 4S जो है उसकी एनर्जी कम है इसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अगला जो है हमारे पास सेकंड वाला चेक कर लें आप कौन सा हमारे पास? ये वाला 4F एंड 6P। 4F एंड 6P दोनों में से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 4F को पहले लोकेट कर लें, 6P को कर लें। 4F किस जगह पर है? ये रहा 4F, ठीक है। 6P किस जगह पर है? ये रहा 6P। तो आप यूं चलें, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6X और 4F 5D 6P 7S। तो पहले कौन सा आ रहा है? 4F आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है? 6P आ रहा है। तो 6P हैज़ हायर एनर्जी, 6P हैज़ हायर एनर्जी, ठीक है भाई, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है? 3D हैज़ हायर एनर्जी देन 4S। अच्छा, ये हो गए दो। अब बाकी कौन से रह गए हमारे पास? तीसरा और चौथा। अब इसको देख लेते हैं। तीसरा है हमारे पास 5P एंड 6S, ठीक है भाई। अब 5P को ज़रा लोकेट कर लें इसके अंदर। 5P किस जगह पर है? ये रहा 5P, ठीक है।
और 6s किस जगह पर है, ये रहा 6s। तो ये तो बड़ा ही आसान है, दोबारा से ट्राई कर लें। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5p, 6s। तो 5p पहले आ रहा है, 6s बाद में आ रहा है, तो 6s हैज़ हायर एनर्जी देन 5p। ठीक है भाई, तो जो बाद में आएगा, जो भी बाद में आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब लास्ट वाले की तरफ चलते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट हमारा हो जाएगा। 4s एंड 3d, 4s एंड 3d। 4s किस जगह पर है, ये रहा। 3d किस जगह पर है, ये रहा। दोनों को पहले ही मार्क किया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 4s एंड 3d क्या दो दफ़ा आ गया, नहीं, 4s 3d, 4s 3d दो दफ़ा आ गया, 4s 3d, 4s 3d। मिस प्रिंटिंग तो नहीं है ये, बहरहाल जो भी है। तो 4s 3d तो ऑलरेडी हमें पता ही है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। 3d बाद में आ रहा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, और 4s पहले आ रहा है, इसकी एनर्जी कम है। जो पहले आएगा उसकी एनर्जी कम है, जो बाद में आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सही है मामला। अब आगे चलते हैं। स्टार्टिंग 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको थोड़ा सा थकाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप वाकई इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे तरीके से आपकी जो है ना वो अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, और ये जो बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको इंशाल्लाह कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। और वो क्या बात है, दो वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ। एक वर्ड है प्रैक्टिकल और दूसरा वर्ड है थ्योरी। प्रैक्टिकल और थ्योरी, पहले इसको ज़रा समझ लीजिएगा। थ्योरी हमारे पास क्या होता है, पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क होता है। प्रैक्टिकल हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। साइंस की दुनिया में आपका पेपर वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क बराबर होना चाहिए आपके पेपर वर्क के। समझ में आ रही है बात आपको? पेपर वर्क से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो हैं आपके, मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो हैं, ठीक है, जो आप पेपर पे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क के मुताबिक होने चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, तब तो वो बात बिल्कुल सही मानी जाती है। एक्सपेरिमेंटल डेटा जब वो आपके प्रैक्टिकल वर्क या मैथमेटिक्स को या पेपर वर्क को के बराबर हो। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अभी एक मिसाल देके आपको क्लियर करता हूँ। छोटी सी मिसाल देके आपको क्लियर करता हूँ। फिज़िक्स की एक इक्वेशन है v = s/t। v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, s जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका दोस्त जो है वो कराची से हैदराबाद आता है, ठीक है, कराची से हैदराबाद आता है। आप उससे पूछते हैं आपने गाड़ी की रफ्तार क्या रखी, स्पीड क्या रखी, उसने आपको स्पीड बता दी। आपने उससे पूछा आपको टाइम क्या लगा हैदराबाद से कराची आने में, उसने आपको टाइम भी बता दिया। अब आप उसको बोल रहे हैं कि आप मुझे स्पीड बता दें और आप मुझे टाइम बता दें, मैं आपको डिस्टेंस बता दूंगा कि कराची से हैदराबाद तक आने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। ज़रा इस मेरी मिसाल को समझिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आपका दोस्त कराची से हैदराबाद आता है, ठीक है, आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे स्पीड बताओ, गाड़ी की स्पीड तुम्हारी क्या थी। उसने स्पीड बता दी कि ये लगभग मैंने स्पीड रखी थी। टाइम आप पूछते हैं कि टाइम कितना लगा कराची से हैदराबाद आने में, वो टाइम भी आपको बता देता है।
अब तीसरी चीज़ आप उसको बोलते हैं कि यार मैं डिस्टेंस मैं तुम्हें बताऊंगा कि कराची से हैदराबाद तक का डिस्टेंस तुमने कैसे कितना कवर किया। अब ज़रा इस बात को समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्सपेरिमेंटल डेटा और पेपर वर्क जब आपका बराबर बराबर हो तो साइंस उस बात को मानती है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके दोस्त के पास है, वो जानता है कि वो किस स्पीड से आया। एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब प्रैक्टिकल ना, उसने प्रैक्टिकल किया है ना, समझ आ गई बात? उसने प्रैक्टिकल किया है, वो उस तजुर्बे का हिस्सा है, उसने गाड़ी चलाई है, वो कराची से हैदराबाद आया है, उसे पता है वो किस स्पीड से आया है, उसे पता है कितना टाइम लगा है, उसे पता है कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। समझ आ गई बात? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। अब आपको ले लीजिए, आपने कोई प्रैक्टिकल का हिस्सा नहीं थे, आप उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे। आप क्या कर रहे हैं? आप पेपर वर्क कर रहे हैं, आप पेपर वर्क कर रहे हैं। कॉपी आपने ली हुई है, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं बताओ भाई गाड़ी की स्पीड कितनी थी, उसने स्पीड बता दी। आप क्या बोल रहे हैं? टाइम भी बताओ कि टाइम कितना लगा, उसने टाइम भी बता दिया। आपने पेपर वर्क किया, मतलब आपने मैथमेटिकल रिजल्ट अब निकाले हैं और आप क्या बता रहे हैं? आपने यहाँ से टी को इधर लेके आए, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया और इस तरह आपने ईजीली आपने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके अपने दोस्त को बता दिया। अब आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार इतना ही डिस्टेंस तुमने कवर किया था? वो बोल रहा है हाँ 100% मैंने इतना ही डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। साइंस की दुनिया में ये बात जो है वो काबिल कबूल हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आपके दोस्त ने दिया, जो तजुर्बा जो प्रैक्टिकल उसने किया था वो उसने आपको दे दिया, ठीक है। और आपने जो पेपर वर्क किया आपने उससे भी वही रिजल्ट निकाला जो उसने निकाला। अब साइंस इस बात को मानती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक जगह पर आ गए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक जगह पर आ गए। जो पेपर वर्क बोल रहा है वही प्रैक्टिकली हो भी रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पेपर वर्क यानी कि आपकी मैथमेटिक्स यानी कि आपकी थ्योरी जो है वो कुछ और बता रही है और ऑन ग्राउंड जो है जब आप तजुर्बा कर रहे हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे जो नतीजा आप निकाल रहे हैं, उससे जो डेटा आपको मिल रहा है वो आप देख रहे हैं तो वो कुछ और आ रहा है, तो ऐसी बात साइंस में नहीं मानी जाती। आपकी थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल दोनों मैच करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी थ्योरी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी है आप तो प्रैक्टिकल को मानेंगे ना, दुनिया तो प्रैक्टिकल को मानेगी ना भाई। बात समझ आ रही है? एक और छोटी सी मिसाल देके समझा दूं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं। मैं इस मार्कर को नीचे छोड़ता हूँ, मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ, ये नीचे आके गिरता है, हो रहा है ना, आप अपनी आँख से देख रहे हैं। दुनिया का कोई शख्स ऐसा है जो कि डिनाई करेगा इस हकीकत से कि मार्कर जो है वो नीचे नहीं आया बल्कि मार्कर जो है वो ऊपर चला गया? कोई, क्योंकि ये हुआ है ना, ये हुआ है, आपके सामने हुआ है, आपने देखा है, प्रैक्टिकल हुआ है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब इसी मार्कर के गिरने की कोई दोस्त आपका कैलकुलेशन करता है, फिजिक्स अप्लाई करता है, स्पीड वेलोसिटी ये वो सब कैलकुलेट करता है और आखिर में डायरेक्शन निकालता है ऊपर की। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थ्योरी, फार्मूला लगाता है, सब कुछ करता है वो, और आखिर में बताता है इस मार्कर की डायरेक्शन जो है ना वो डाउनवर्ड नहीं है बल्कि अपवर्ड है। थ्योरी क्या बोल रही है? मार्कर की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड है। मार्कर नीचे नहीं गिरा, मार्कर ऊपर ऊपर चला गया। अब कोई मानेगा इस बात को? मुझे बताइए आप, कोई मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। सब लोग यही बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हो यार, हमने अपनी आंखों से देखा है यार, सारी दुनिया ने देखा है, मार्कर छोड़ा गया है तो नीचे गिरा है। आपकी साइंस, आपका पेपर वर्क, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, आपकी थ्योरी जो है जो आप पेपर वर्क पे कर रहे हैं उसके मुताबिक डायरेक्शन जो है वो मार्कर की नीचे नहीं है, डायरेक्शन जो है वो मार्कर की ऊपर है। तो इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स जो है वो सही नहीं है। आप ज़रा मैथ्स की अच्छे से क्लासें लीजिए ताकि आपको पेपर वर्क आए, आपको थ्योरेटिकल वर्क आए। क्योंकि साइंस की दुनिया में ये बात मानी जाती है कि जो प्रैक्टिकल हो रहा है वही थ्योरी जैसा हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच करें आपस में, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच करें, उस पर यकीन किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको?
अब चलते हैं ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। मेरी इस मिसालों को, दो मिसालें जो मैंने दी हैं ना अभी आपको, एक तो ये मार्कर के नीचे गिरने वाली, और दूसरी मैंने आपका दोस्त कराची से हैदराबाद आया इसकी, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी मैंने आपको बताया। इसको जहन में रखिएगा ज़रा, ये जहन में रखेंगे तो आपको आगे मेरी बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है भाई। अब 100 साल पहले तजुर्बात चल रहे हैं, 100 साल पहले तजुर्बात चल रहे हैं। आज 2022 है, ठीक है। 2022 से 22 साल पीछे आए तो 2000 आ जाता है, 2000 से पीछे आए तो 1999 1999 आ जाता है, 1999, उससे पीछे चले 1947 आ गया, उससे पीछे चले 1900 आ गया, 1900, उससे पीछे चलें 1800 आ जाता है, 1899, 1850। यहाँ से अगर हम शुरू करें 1850 से आगे चलते हैं हम, 1850 से 1880 भी हुआ है, और 1900 भी हुआ है, और 1910 भी हुआ है, 1913 भी हुआ है, और 1916 भी हुआ है। ये वो टाइम, ये वो साल है ना सारे के सारे, 1910, 1913, 1916, ये वो साल हैं जब तजुर्बे हो रहे थे। क्या हो रहे थे? देखिए मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बराबर होने चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बराबर होने चाहिए। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब आपके एक्सपेरिमेंट्स जो आप कर रहे हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आप जो कर रहे हैं उससे जो आपको मालूमात मिल रही है, और आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा इसको हम ये कह लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा, आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो आप पेपर पे कर रहे हैं उसके बराबर होने चाहिए, उसके बराबर होने चाहिए। आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी बराबर होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं, ठीक है। और इन तजुर्बात के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हाइड्रोजन के ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं, बल्कि हाँ, हाइड्रोजन के ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर तजुर्बात हुए, फिर हीलियम के ऊपर तजुर्बात हुए, फिर लिथियम के ऊपर हुए, फिर बेरिलियम के ऊपर हुए, फिर बोरॉन पे, फिर कार्बन पे, फिर नाइट्रोजन पे, फिर ऑक्सीजन पे, फिर फ्लोरीन पे, फिर जो है वो किस पे? नियॉन पे। उसके बाद किस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए? सब पे तजुर्बे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किस, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, फिर सोडियम आ जाता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है। और सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, फिर एल्युमिनियम आ जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, फिर सिलिकॉन आ जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, फॉस्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है। और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, और आर्गॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। समझ में आ रही है बात आपको? उसके बाद फिर अभी इनके ऊपर बारी बारी तजुर्बे हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और डेटा इनसे लिया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं। आपकी मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो आ रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मैथ्स जो है वो बता रही है। अब इनको पहले लेते हैं, हाइड्रोजन को पहले ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था शेल्स का, फिर मैंने आपको बताया था सब शेल्स का, फिर मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल्स का। याद है आपको? मैंने आपको बताया था पहला शेल के है, दूसरा एल है, फिर एम है, फिर एन है। ये सबसे छोटा शेल है, उससे बड़ा शेल ये है, उससे बड़ा शेल ये है, उससे बड़ा शेल ये है। के शेल जो है उसमें एक ही सब शेल है जिसको हम एस कहते हैं, और उसमें एक ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को मैं अब ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। सब शेल्स के नीचे एस आ गया,
और ऑर्बिटल के नीचे, अब मैं ऑर्बिटल को ऐसे बनाऊंगा, ये देखिए एक ऑर्बिटल है, ठीक है भाई। इंशाल्लाह किसी के भी सामने आप शर्मिंदा नहीं होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, ना किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू में सवाल जवाब हो, आप इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। क्योंकि ये सारा का सारा डेटा मैं उठाता हूँ विकीपीडिया से। आपको पता है विकीपीडिया कितनी बड़ी वेबसाइट है। उसका कमाल ये है कि उसमें वो जो हैं नीचे रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं साइंटिस्ट के, उनकी बुक्स के, साइंटिस्ट जो हैं उनकी लिखी हुई बुक्स के हवाले मौजूद होते हैं कि जो कुछ भी विकीपीडिया पे लिखा हुआ है ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ भाई। बड़े बड़े मायानाज यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट जो हैं उनकी लिखी हुई किताबें होती हैं और उनके हवाले होते हैं कि ये जो जुमला लिखा गया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये इस बुक से फ़लाँ साइंटिस्ट ने अपनी इस बुक में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो विकीपीडिया को बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है साइंस की दुनिया में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर के जो शेल है इसमें एक ही सब शेल है। एल जो दूसरा शेल है इसमें एस भी है, पी भी है। तीसरा जो शेल है इसमें एस भी है, पी भी है और डी सब शेल भी है। एन जो है इसमें 4 सब शेल हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। आपको पता है एस में एक सब शेल होता है, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। दोबारा फिर दूसरे शेल में एस फिर आ गया, तो ये एस वाला, ये छोटा सा एस बना रहा हूँ इसकी पहचान के लिए, ठीक है। एक ऑर्बिटल दोबारा आ गया। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल पी के आ गए, ठीक है भाई। और इन 3 ऑर्बिटल्स के पी के जो है इनका नाम क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसके बाद फिर आप आ गए एम शेल के अंदर, ये तीसरे नंबर का शेल है, ठीक है। और इसका जो है वो क्या है, इसमें एक ऑर्बिटल एस मौजूद है तो एक ऑर्बिटल एस का आएगा, पी मौजूद है तो 3 ऑर्बिटल पी के आएंगे, ठीक है। और डी मौजूद है तो डी के भी 5 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई। ये P वाले जो हैं ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया। उसके बाद ये D सब शेल के 5 ऑर्बिटल आ गए। उसके बाद N की तरफ चलते हैं तो N शेल जो है इसमें 4 सब शेल हैं, S P D F। S जो है दोबारा इसमें एक ही ऑर्बिटल है, P जो है इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, D जो है इसमें 5 ऑर्बिटल हैं और F जो है इसमें 7 ऑर्बिटल हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो पहला शेल है K, इसका आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 1 है। दूसरा शेल जो L है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तीसरा जो शेल M है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। चौथा जो शेल N है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, ठीक है भाई। ये सारी डिटेल्स जो हैं आपके सामने आ गई। अब आपको पता है कि S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और अपोजिट स्पिन होती हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है तो दूसरी जो है वो क्लॉकवाइज होती है, +1/2 और -1/2। इसी तरह दूसरा जो शेल है इसके अंदर S के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, P के 3 ऑर्बिटल में 1 2 1 2 1 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल में आ गए, 3 ऑर्बिटल्स में 6 आ गए। तो टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अगर हम दोबारा K को देखें तो K में S सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं K शेल के अंदर। L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह M शेल को तरफ चलें तो SPD, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
तो इस तरह कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन डी के, 6 इलेक्ट्रॉन पी के और 2 इलेक्ट्रॉन एस के। 2 और 6 8, 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से आते हैं तीसरे शेल के अंदर, एम के अंदर। एन की तरफ चलते हैं तो एन में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल हैं, डी में 5 ऑर्बिटल हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं। ठीक है भाई। तो एस के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी के 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। 10 और 2 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कि पहले शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। दूसरे शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। तीसरे शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे और चौथे शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तरतीब याद है आपको? अब इसको देखिए और यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कहाँ जाएंगे आप? सोचिए, तरतीब चल रही है ना, आप ज़रा सोचिए आप कहाँ जाएंगे? आप क्या एन के पास चले जाएंगे, चौथे शेल के पास जाएंगे, या तीसरे शेल के पास जाएंगे, या दूसरे के पास जाएंगे, या पहले के पास जाएंगे? पहले के पास जाएंगे ना भाई। सबसे पहला ये है, आप के में आएंगे, के में एस मौजूद है बस, तो ये आप एस लिखेंगे और पहले की पहचान n इज इक्वल टू 1, के जो है इसकी पहचान 1 है, तो आप ये भी बताएंगे 1s और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर आप लिख देंगे 1। हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की। तजुर्बात हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसके नतीजे में आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, आपका तजुर्बाती डेटा जो है वो आपको ये बता रहा है, आपका प्रैक्टिकल, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपके तजुर्बात आपको ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल के एस सब शेल के एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। और यही बात आपकी थ्योरी भी बता रही है, यही बात आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बता रही हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं, मामला बिल्कुल ओके है। मेरी ये बात जहन में रखिएगा, आगे परेशानी हो जाएगी आपको। उसके बाद फिर पहला हो गया, दूसरे की तरफ चलते हैं, हीलियम की तरफ। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कहाँ जाएंगे? पहले वाले को ही फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले वाला 1 आएगा, पहला शेल का नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एस जो है इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 की गुंजाइश होती है, तो हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है भाई, कोई परेशानी की बात अभी तक नहीं है, आगे चलते रहते हैं इसी तरह। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास हीलियम हो गया, फिर लिथियम है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे शेल के अंदर 1 आ गया, क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा कि 1 का मतलब ये है क्या? n इज इक्वल टू 1, मतलब पहला शेल, उसके अंदर एक ही सब शेल था, उसमें एक ही ऑर्बिटल था, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो वो रख दिए गए, ये रहा 2 छोटा सा। लेकिन लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाएंगे? अल्टीमेटली अब आप दूसरे शेल की तरफ जाएंगे। दूसरे शेल में आपके पास 2 सब शेल हैं, S भी है और P भी है। आप P की तरफ नहीं जाएंगे, आप S की तरफ जाएंगे, और S के अंदर आपको पता है, S के अंदर एक ही ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश मौजूद है। आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो आप दूसरे शेल के S सब शेल के एक जो ऑर्बिटल है उसमें इस इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की भी हो गई। बेरिलियम की तरफ चलते हैं अब। बेरिलियम के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2 और 2s2। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है 2s2 क्यों हो रहा है। के एस एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, एल का एस ऑर्बिटल इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन,
तो बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर K के बाद L की तरफ आएंगे और L के बाद S की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की भी हो गई। अब चलते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, बोरॉन है। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो 1s2 2s2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। आप कहाँ पे खड़े हैं, 2 दूसरे शेल की तरफ खड़े हैं। दूसरे शेल में एल शेल के अंदर s के बाद p मौजूद है और p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। और आपके पास क्या पोजीशन है, अभी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहले शेल के s सब शेल के पहले ऑर्बिटल में 2 आ गए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन अगला जो दूसरा शेल है उसका जो s सब शेल है उसका जो एक ऑर्बिटल है उसमें आपने 2 रख दिए। अब आप दूसरे शेल के p सब शेल में जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे। याद रहे p के अंदर मज़ीद गुंजाइश है अभी, क्योंकि लेकिन आपके पास तो इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गए ना, तो 2p1 हो जाएगा ये, ठीक है। याद रहे p में अभी भी गुंजाइश है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, अभी तो एक ही आया है, सिर्फ अभी तो एक ही आया है, लेकिन बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। अब आगे चलते हैं, बोरॉन के बाद आ जाएगा कार्बन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 और मैंने कहा p में गुंजाइश है तो 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की भी हो गई। अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे हम नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के पास देखें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p, 2 हो गए, 4 हो गए, 3 बचे, ये 3 इसके अंदर आ गए। ठीक है भाई। आप किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p4, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भी मसला हल हो गया। उसके बाद फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, तो 1s2 2s2 2p5, ये फ्लोरीन भी आ गया। अब नियॉन रह गया, ठीक है। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6, ठीक है भाई। अब नियॉन तक अगर आप नोट करें तो पहला शेल भी निमट गया, उसका s सब शेल, उसका एक ऑर्बिटल निमट गया। और उसके बाद दूसरा शेल L जो है उसका s सब शेल और p सब शेल दोनों नियॉन के पास निमट गए। ये रहे, ये चेक करें, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये L जो शेल है वो निमट गया। S के भी 2 आ गए, P के भी 6 आ गए, काम ख़त्म। अब जब हम आएंगे सोडियम की तरफ, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये बात मत भूलिएगा कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी उससे आपको डेटा मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो आपकी थ्योरी से बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए आप 100% मुतमईन हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास ये थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि आगे, या ऊपर से मिटाऊं, ऊपर से मिटाता हूँ। क्या है अब हमारे पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6, ख़त्म हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अल्टीमेटली अब आप K भी हो गया, L भी हो गया, M की तरफ जाएंगे। M में 3 सब शेल हैं, इसमें S सब शेल की तरफ जाएंगे आप, जिसमें एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये आएगा 3s1, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास कौन सा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 और
3s2, 12 इलेक्ट्रॉन देखें ये मैग्नीशियम के भी निमट गए। क्लियर हो गई बात। 2 2 4 और 6 10 और 2 12। अब ये भी एल्युमिनियम की तरफ आएंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और अब क्या होगा 3p1। अब डेफिनेटली आपको जो है तीसरे शेल की तरफ जाना पड़ेगा, उसके एस सब शेल भी पूरा हो गया, अब पी की तरफ आना पड़ेगा। पी में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, गुंजाइश है। तो ये 2 और 2 4 और 6 10 12 13। एल्युमिनियम का मामला भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, कौन सा है, फॉस्फोरस। 15 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। ठीक है भाई। अब आ गया सल्फर। सल्फर को एटॉमिक नंबर कितना है, 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। काउंट कर लें, पूरे 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। अब और आगे चलते हैं, स्पेस बनाएं थोड़ा सा। अब क्या है हमारे पास, सल्फर क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी हो गए। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, आखिरी हमारे पास जो है 18वां आर्गन। आर्गन जो है इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक हो गया भाई। आर्गन तक मामला क्लियर हो गया। ये मिटा दूं नीचे वाला। अब आर्गन के बाद हमारे पास आगे जो आते हैं, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। अब गड़बड़ होने वाली है। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो आपका कुछ और बताता है और थ्योरी जो है वो आपकी कुछ और बताती है, आपकी मैथमेटिक्स कुछ और बताती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो आपका कुछ और बताता है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल में तो गड़बड़ नहीं हो सकती। जो प्रैक्टिकल आपके सामने आ रहा है उससे तो कोई इनकार नहीं करेगा भाई, यकीनन आपकी मैथमेटिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ शुरू होने वाली है। ठीक है। लेकिन पहले हम क्या कर लें, पहले ज़रा हम 18 के बाद आ जाएं पोटेशियम की तरफ। इसका एटॉमिक नंबर 19 है। उसके बाद कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। और उसके बाद स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। और उसके बाद मेरे ख्याल में टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है। उसके बाद वेनेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। उसके बाद क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है। और ये इस तरह जो है वो आगे चलता रहेगा। ठीक है भाई। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम है, ये वेंडियम नहीं है, सॉरी, वेनेडियम है। और उसके बाद क्रोमियम है। और उसके बाद मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर, जिंक। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 27। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास निकल आ जाता है, Ni निकल, फिर कॉपर आता है, फिर जिंक आ जाता है। निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। अब इनको हम करने जा रहे हैं और अब है असली गेम। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ होने वाला है।
बहरहाल पोटेशियम की तरफ चलते हैं। नॉर्मल जैसे हम कर रहे हैं अपनी तरतीब के मुताबिक इसी तरह चलेंगे। सारा नक्शा आपके सामने है। पोटेशियम के पास जो है वो 19 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तीसरे की तरफ आ गए 3s2 और p जो है वो मौजूद है 3p6, 3p6। आगे अब क्या होगा, d मौजूद है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं तो यकीनन ये होना चाहिए 3d1। सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए ना। आपकी थ्योरी तो यही कह रही है वाकई, इसमें कोई भी शक नहीं है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें आप पहले, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जो 3d10 में आ रहा है बिल्कुल आना भी चाहिए। K जो शेल है वो ये रहा, L जो शेल है वो ये रहा, ये रहा, L जो शेल है वो ये 2 वाला है, और उसके बाद तीसरा शेल M जो है वो तीसरे नंबर का वही आना चाहिए। M में D मौजूद है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, इसी के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं हमारे पास जो डेटा आता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो हमें कुछ और बताता है। हमारी थ्योरी तो बोल रही है कि 3D के अंदर आप एक रख दें, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है, जो प्रैक्टिकल है, वो हमारा बोल रहा है नहीं, ये नहीं आएगा, बल्कि 4s1। आपको अब तीसरे को छोड़ के, इस D को नेगलेक्ट करके आपको अगले शेल की तरफ जाना पड़ेगा, N की तरफ, और N के S में जो है इस इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा। अब ज़रा बात सोचिए आप, ये कोई तुक हुई बात करने की? इतनी देर से तो मामला सही चल रहा था। D में 5 ऑर्बिटल हैं, जगह भी मौजूद है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन आखिरी बचा हुआ रख दें, लेकिन नहीं रख रहे। क्यों नहीं हो रहा? पोटेशियम का ये आखिरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि नहीं, मैं D में नहीं रहूँगा, मैं चौथे शेल के पहले सब शेल S के अंदर आऊँगा। हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा यही बताता है, लेकिन थ्योरी बोल रही है कि 3D1 में आना चाहिए। तो हम किसको फॉलो करेंगे? अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को, जो हमें मिल रहा है, और वो बता रहा है 4s1। मुख्तलिफ रूल आते रहते हैं। देखें यहीं पर एक चीज़ फिर जनरेट हुई, क्योंकि ये एक मसला था ना, तो केमिस्ट बरादरी जो है इन्होंने इसको डिस्कस किया। फिर केमिस्ट बरादरी जो है इन्होंने इसको डिस्कस किया। ऑफ बोआ प्रिंसिपल जिसने दिया वो लिनस पॉलिंग ही था, ठीक है, उसने ये ऑफ बोआ प्रिंसिपल दिया था, ऑफ बोआ प्रिंसिपल। और उसमें लिनस पॉलिंग क्या कहता है, बोलता है भाई ये नक्शा बना के दे रहा हूँ, इसके मुताबिक आप फॉलो करें और अपना मामला चलाएं। नक्शा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 1s S S S S S S, और उसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर उसके बाद 5p 5d 5f, उसके बाद 6p 6d 6f, और उसके बाद 7p 7d और 7f। और उसके बाद बोल रहा है ऐसे डायगोनल लाइंस बनाएं, इसको फॉलो करें आप, और इसके मुताबिक चलें आप, इसके मुताबिक चलें। अब हम जो पहले इसके मुताबिक चल रहे थे ना, यहाँ जो गड़बड़ हो रही थी, अब हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ से पोटेशियम से ऑफ बोआ ने बोला भाई ये करो, मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके स्कीम के मुताबिक चेक किया, 1s जो है बिल्कुल 1s आ रहा है, चेक कर लीजिए आप। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2s आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है बोल रहा है 2p को लेके आएँ, 2p को लेके आ गए। फिर वो बोल रहा है 3s को लेके आएँ, 3s को लेके आ गए। फिर वो बोल रहा है 3p को लेके आएँ, 3p को लेके आ गए। फिर वो बोल रहा है 4s को लेके आएँ। देखें डायगोनल चलेंगे ना, यूं चलेंगे, ठीक है, डायगोनल यूं चलेंगे, तो ये 3p के बाद 4s बन रहा है, 3p के बाद 4s बन रहा है, 3d नहीं बन रहा, इसीलिए हम इसको फॉलो करेंगे।
3p आ चुका। अब 4s की तरफ जाएंगे और इस तरह से हम इसको इसमें रखेंगे 4s1। पहली गड़बड़ शुरू हो गई। जैसे ही एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारा और थ्योरेटिकल डेटा, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस मैच नहीं कर रही थी, तो अब ये रूल आ गया, ऑफ बोआ प्रिंसिपल यहाँ आ गया। बोला भाई इसको फॉलो करें, इसके मुताबिक मामला सही हो रहा है। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, कैल्शियम की तरफ चलते हैं। कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्या होगा कि होना तो ये चाहिए कि 3 में अभी डी की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर ऑफ बोआ प्रिंसिपल बोल रहा है 3p के बाद 4s में जाओ तो ये 4s2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। कैल्शियम का भी मसला हल हो गया। यहाँ तक तो ऑफ बोआ प्रिंसिपल बिल्कुल ओके चल रहा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जगह बनाऊं, स्कैंडियम की तरफ चलते हैं। याद रहे स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल में आता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को भी समझना पड़ेगा। आप पीरियोडिक टेबल अगर खोल के देखें तो आपका पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिवाइड हुआ, यानी कि इस तरह से ये दो कॉलम जो हैं वो एस ब्लॉक वाले हैं, उसके बाद ये जो बीच में आ रहा है पोर्शन ये डी ब्लॉक वाला है, और उसके बाद ये जो साइड में खड़ा हुआ है ये क्या है, ये पी ब्लॉक है। तो ये डी ब्लॉक जो है इसमें स्कैंडियम आ रहा है, ये रहा स्कैंडियम डी ब्लॉक में आ रहा है, टाइटेनियम डी ब्लॉक में आ रहा है, वेनेडियम डी ब्लॉक में आ रहा है, क्रोमियम डी ब्लॉक में आ रहा है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम ये है, देखें आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब तक के जो है उसका सब शेल और उसका ऑर्बिटल फिल नहीं हो गया, हम एल की तरफ नहीं गए, और एल को जब तक हमने उसके एस सब शेल को और पी सब शेल को निपटा नहीं लिया, हम एम की तरफ नहीं गए। और जब एम को हम निपटाते हुए एस और पी तक आए तरतीब से, तो फिर अचानक पता लगा हमें पोटेशियम ने गड़बड़ मारी यहाँ पर, और उसने बोला मैं डी में नहीं जाऊँगा, तरतीब बिगड़ गई, मैं चौथे शेल के एस में आऊँगा। आ जाओ भाई, ठीक है, आ गए, ऑफ बोआ ने मसला हल कर दिया। कैल्शियम ने भी ऐसा ही किया, इसने भी यहाँ से यहाँ तक डी को नेगलेक्ट किया और एस में आ गया, ओके फाइन। अब स्कैंडियम की तरफ हम जब चलते हैं, आपने यहाँ जो भी मैंने बात बोली इससे आपने समझा कि पहले ये फिल होगा पुराना वाला तो आप आगे जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले वाले ऑर्बिटल को तो खाली छोड़ दें और अगले वाले पे आ जाएं। मिसाल के तौर पर एस में एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर आप एल की तरफ जाएं तो एस और पी में, एस में फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने जो है वो एस के जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एस में रखा और उसके बाद आप पी की तरफ चले गए, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले आप एस को पूरा करेंगे, फिर आप पी में जाएंगे, पी को पूरा करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, ये तरतीब होती है। समझ में आई बात? तो पिछले वाले को पूरा करना ज़रूरी है, पिछले वाले ऑर्बिटल को फिल करना ज़रूरी है, तभी आप आगे जाएंगे, ये रूल है। लेकिन ये रूल यहाँ पर आके थोड़ा गड़बड़ करता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो यहाँ से शुरू हैं ना, स्कैंडियम से आगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक तक, इनका पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल, ये नोट कर लीजिए। पेन अल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकंड लास्ट, आखिर से जो पहला वाला होता है वो भी इनकम्प्लीट होता है, वो भी इनकम्प्लीट होता है। पेन अल्टीमेट शेल मतलब सेकंड लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल, लास्ट से पहले जो आता है, लास्ट से पहले जो आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इनके लास्ट शेल जो है वो भी इनकम्प्लीट है, और इनका जो है वो पेन अल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल जो है
वो भी इनकम्प्लीट है। इससे पहले आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा जिसमें हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, कार्बन, इनमें ऐसा नहीं हो रहा था। इसमें सेकंड लास्ट शेल पूरा हम कर रहे थे, फिर हम लास्ट शेल की तरफ जा रहे थे। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉब्लम यही है कि इनका सेकंड लास्ट शेल यानी कि पेन अल्टीमेट शेल ये भी इनकम्प्लीट होता है और लास्ट शेल जो है वो भी इनकम्प्लीट होता है। ये बात मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट शेल कंप्लीट हो या ना हो, पेन अल्टीमेट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होगा। या कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका पेन अल्टीमेट शेल कंप्लीट है, लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है। या अगर मैं खुल के आपसे बात करूं ना, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई कायदा कानून है ही नहीं। ये किसी रूल को नहीं मानते, ये किसी रूल को नहीं मानते। यहाँ पर अभी तक केमिस्ट जो हैं इन्होंने कोई थ्योरेटिकल रूल रेगुलेशन नहीं निकाले, वो बेचारे बेबस हैं। क्योंकि एक जो है वो एलिमेंट कुछ बताता है, दूसरा एलिमेंट कुछ बताता है, तीसरा एलिमेंट कुछ बताता है, तो फिर वो कोई रूल या मैथमेटिकल थ्योरी वो नहीं दे पाए। जैसे पोटेशियम का और कैल्शियम का मसला था ना, पोटेशियम का मसला था तो ऑफ बॉय जो है ऑफ बॉय प्रिंसिपल आ गया, लिनस पॉलिंग ने दे दिया, बोला भाई इस तरह से मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम स्कैंडियम पे आते हैं और ऑफ बॉय प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ना, यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। फिर आगे चलते हैं टाइटेनियम में, यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। फिर यहाँ पर वेनेडियम में आते हैं, यहाँ भी हो जाती है। अब इसका हल क्या करें? इसका फ़िलहाल तो यही हल है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है विकीपीडिया पे अवेलेबल है, वो मैं लिख देता हूँ, वो आप भाई रट लीजिएगा। अब मजबूरी है, क्या करें, याद कर लीजिएगा। यही आपके पास हल मौजूद है। आखिरी समझ में आई बात? ठीक है। तो अब यहाँ पर स्कैंडियम को देखें तो 21 हमारे हिसाब से, तो तरतीब के हिसाब से थ्योरेटिकल क्या बनना चाहिए, 1s2 ओके बिल्कुल सही जा रहे हैं, 2s2 बिल्कुल सही जा रहे हैं, 3s2 सॉरी 2p6 बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद 3s2 3p6, अब 3d आ जाएगा। यहाँ पे देखें 3d गायब हो गया था। हम देख रहे थे ना कि 3 वाले शेल का s आ रहा था, कि इसमें पोटेशियम में 3 वाले शेल का s आ रहा था, 3 वाले शेल का p आ रहा था, लेकिन 3 वाले शेल का d नहीं आ रहा था। कैल्शियम में भी यही हो रहा था, तभी ऑफ बॉय प्रिंसिपल निकला। अब स्कैंडियम का हम एक्सपेरिमेंटल डेटा जब देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और ही कहानी है, दोबारा डी आ जाता है, दोबारा डी आ जाता है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें? दोबारा जो है वो डी आ गया। और सिर्फ डी ही नहीं आया, सिर्फ डी ही नहीं आया, चौथे वाले शेल का एस भी आ गया, चौथे वाले शेल का एस भी आ गया। यानी कि 3d पहले आएगा, 4s बाद में आएगा। तरतीब वाली बात तो बिल्कुल सही है। पूरा ये शेल जो है वो m में s आ गया, ये रहा, m का p आ गया, ये रहा, और m का d भी आ गया, ये रहा, बिल्कुल सही है। और उसके बाद तरतीब के हिसाब से चौथे का s, ये चौथे वाले का s आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बात समझिए तो सही, 3d जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। जब तक आप इनको फिल ना कर लें आप आगे नहीं जाएंगे भाई, आप आगे क्यों जाएंगे? लेकिन यही प्रॉब्लम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, यही प्रॉब्लम है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कि ये यहाँ भी रहते हैं थोड़े से, कुछ आगे भी चले जाते हैं, कुछ 3 शेल के डी में रहेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के एस में चले जाएंगे। और यहाँ पर भी यही हमें प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है। पहले स्कैंडियम के 21 इलेक्ट्रॉन्स को आप देख लीजिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4 और 6 यहाँ आ गए, 10 और 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 तक आ गए। 18 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 21 में से? 19 20 21, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3d में 3 कर दो ना, 3d ये रहा
5 ऑर्बिटल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो डी में रख दो ना, मसला हल हो जाएगा। लेकिन नहीं, 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 3 में से और आगे जाके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4s2 के अंदर। चौथे वाले शेल के एस सब शेल का जो एक ही ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह टोटल स्कैंडियम के 21 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यही सब कुछ जो है वो आपके विकीपीडिया पे भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही विकीपीडिया पे भी मौजूद है, चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं और इसमें जगह बनाऊं थोड़ी सी। अब ऑफ बोआ प्रिंसिपल चेक करें, सही चल रहा है? हो सकता है ऑफ बोआ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा हो भाई, यहाँ पे मैंने तो चेक नहीं किया। ऑफ बोआ प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा हो तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ बोआ प्रिंसिपल क्या कह रहा है? पहले 1s आए, 1s आ गया, फिर 2s आए, 2s आ गया, फिर 2p आए, 2p आ गया, फिर 3s आए, 3s आ गया, फिर 3p आए, 3p आ गया, फिर 4s आए, 3p के बाद 4s आए, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3d। अब क्या करेंगे? ऑफ बोआ प्रिंसिपल यहाँ पे फेल। नॉर्मल जो आप शुरू से करते हुए आ रहे थे वही तरतीब आ गई। अब वो तरतीब आ तो गई तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन जो आखिर में बच रहे हैं वो इसी में रख दो ना, जगह है तो सही डी में। नहीं, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएंगे। अब देखते हैं दूसरा हमारे पास टाइटेनियम है। टाइटेनियम, इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 और 4s2। ये भी गड़बड़ मार रहा है, 3d2 और 4s2। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास 23वें नंबर पर वैनेडियम आ जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। चलो अब ये तो कुछ तरतीब नज़र आ रही है। अब एक बात समझ में आ रही है कि यार ये 4s को फॉलो कर रहा है, 4s के 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको, बाकी जो बच जाने वाले हैं वो पहले वाले पेन अल्टीमेट शेल जो है 3d जो सब शेल है उसका, उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये देखें 3d में 1 आ गया, 3d में 2 आ गए। वैनेडियम में देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और 4s2। ये वैनेडियम का भी मामला हल हो गया। अब दोबारा एक ट्विस्ट है, दो जो है ना इसके अंदर वो बड़ा गड़बड़ करने वाले हैं। एक तो ये क्रोमियम है और दूसरा ये कॉपर है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल है ना वो करते हैं। यहाँ पर देखें क्रोमियम को, क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और उसके बाद हमारे हिसाब से 3d4 होना चाहिए और 4s2 होना चाहिए। सही बात है ना भाई? अब यहाँ स्कैंडियम से तो यही तरतीब चल रही है ना, 4s 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 तो पूरा हो रहा है, तो हमने क्रोमियम के भी 4s को पूरा कर दिया और 3d2 कर दिया। लेकिन अफसोस हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा है कि नहीं भाई, क्रोमियम ऐसा नहीं कर रहा। क्रोमियम s में 2 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और d में 4 नहीं 5 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है, स्टार लगा देता हूँ इस पर, वरना एग्जाम में एंट्री टेस्ट में गड़बड़ कर जाएंगे। ज़रा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? मैंगनीज़। अब इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंगनीज़, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3d। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3d। अब कितने रखेंगे यहाँ पर हम? 3d और 4s को ही रखें, 4s2। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्कैंडियम फॉलो कर रहा था ना, और जो टाइटेनियम फॉलो कर रहा था, और जो वैनेडियम फॉलो कर रहा था, वही ये मैंगनीज अब कर रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं। देखें 4s2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 25 है ना, 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए? 10, 12 और 6 18, 18 और 2 20। टोटल कितने हैं? तो ये हमारे पास 3d में 5 आ जाएंगे। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, 5 नहीं आएंगे 3d में। हाँ, 3d में 5 ही आएंगे, सही है।
क्रोमियम में 3D में 5 आ जाएंगे, और सॉरी मैंगनीज में जो है वो 3D में 5 आएंगे। हाँ मैं चेक कर रहा था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। कोई परेशानी की बात नहीं, आयरन भी सही चल रहा है। कोबाल्ट की तरफ चलते हैं, 27 एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2। कोबाल्ट भी बिल्कुल सही जा रहा है। निकल की तरफ चलते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर जो है वो 28 है। ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2, ठीक है भाई। और अब हमारे पास आ जाता है क्या, एक और एक्सेप्शन कॉपर वाला। कॉपर फिर गड़बड़ करने वाला है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s, 3d और 4s। अब दो नहीं रखेंगे, एक रख दें। अब दो नहीं रखेंगे, एक रख दीजिए। अब क्या होगा, इसके अंदर कितने आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी एक्सेप्शन आ गई क्रोमियम की, इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, देख लीजिए। और उसके बाद लास्ट हमारा पास आता है जिंक। जिंक का कोई मसला नहीं, जिंक जो है वो बिल्कुल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। इसका कोई इशू नहीं है, यह मामला बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 3 और ये चैप्टर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले MCQs करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।